हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की क्लास। फ्रेंड्स, कल हम लोगों की जो क्लास थी लास्ट बायोमेडिकल बेस्ड की, तो वो अनकम्प्लीट हो गई थी बीच में ही, तो उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। हम कलर कोड कर रहे थे कि बायोमेडिकल बेस्ड को किस टाइप के बायोमेडिकल बेस्ड को किस कलर के बॉक्स में या डस्टबिन में हमें कलेक्ट करना है, तो उसी से हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं येलो बॉक्स। मैंने आपको बताया था 4 कलर के बॉक्सेस हम यूज़ कर सकते हैं बेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। थोड़ा सा भी अगर डिफरेंट है तो उसको हम डिफरेंट कलर के बॉक्स में कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि सेग्रीगेशन ईजी हो। तो सबसे पहले अगर बात करें येलो कलर के बॉक्स की, तो आप देख सकते हो येलो कलर में सबसे पहले आता है मानवीय शारीरिक अपशिष्ट। मीन्स आपके जो भी चाहे टिश्यूज़ हों, ह्यूमन टिश्यूज़ हों, उनके बॉडी पार्ट्स हों, शरीर के अवयव, जीवन क्षम अवधि से कम के भ्रूण, इसके अलावा पशु शारीरिक अपशिष्ट। तो इन सबको क्या करते हैं, पीले रंग की गैर क्लोरीनीकृत प्लास्टिक की पॉली बैग्स में, मतलब जो येलो कलर के होते हैं, तो उसमें आप कलेक्ट कर सकते हो। और इनका निपटान किस टाइप से किया जाता है, तो इसके लिए आप इंसिनरेशंस या फिर प्लाज्मा पायरोलिसिस यूज़ कर सकते हो। ओके, तो सारे चीज़ें दी हुई हैं टेक्निक्स की, आपको टेक्निक्स भी कौन सी यूज़ करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पशु शारीरिक अपशिष्ट जिसमें आते हैं, इसमें क्या होता है, आपके पता होगा आपको कि हॉस्पिटल्स, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं स्पेशली फॉर एनिमल्स, तो वहाँ से जो भी उनके टिश्यूज़ वगैरह निकले, उनके शरीर के अवयव, अंग, उतक वगैरह जो भी निकलते हैं, तो हम उनको भी पीले कलर के पॉलीबैग्स में ही कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये तो डिग्रेडेशन भी हो सकता है इनका, तो आप इनके लिए क्या कर सकते हो, इनको जाकर एक लैंडफिल साइट पर वहाँ पर दबा दीजिए आप, तो ये तो कुछ टाइम बाद खुद से ही डिग्रेड हो जाएंगे जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ठोस अपशिष्ट। इसमें क्या क्या आता है आपका, रक्त शारीरिक स्त्राव से युक्त मंदे, जैसे कि पट्टी, प्लास्टर, जो अब जैसे आपका अगर कोई भी हड्डी वगैरह ब्रोकन कर जाती है तो उसके लिए जो प्लास्टर यूज़ करते हैं वो इसमें आता है। इसके अलावा पट्टी, कपड़े की झाड़ने और अवशेष या निष्प्रयोजन रक्त और रक्त के घटकों से भरी थैलियाँ, मतलब जो आपका ब्लड जिसमें आप कलेक्ट करके लाते हैं ना, डॉक्टर ब्लड चढ़ाने से पहले एक पॉलीबैग्स में कलेक्ट करके लाता है उसको, तो वो सारी चीज़ें वो भी येलो कलर के बॉक्स में ही आपको कलेक्ट करनी है। अब इसका किस टाइप से निपटारा करना होता है, तो इसके लिए भी आप इंसिनरेशन या प्लाज्मा पायरोलिसिस यूज़ कर सकते हो या फिर इनको गहरा दबा भी सकते हो। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है आपके पास टेक्निक्स, तो आप क्या कर सकते हो, ऑटो क्लेबिंग्स या फिर माइक्रो बेबिंग, हाइड्रो क्लेबिंग्स के बाद उसकी आप श्रेडिंग कर दीजिए। मिटिलेशंस अथवा स्टेराइलाइजेशन और श्रेडिंग्स अपशिष्ट को ऊर्जा पुनः प्राप्ति हेतु भी भेजा जाता है, मतलब वो ये एनर्जी आपको किसी भी तरीके से इससे ब्रोकन करके आपको एनर्जी लेनी है। नेक्स्ट क्या कैटेगरी आती है इसी में, अगर हम कुछ जो आपकी, आपने देखा होगा ना कि एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन होती हैं, तो नेक्स्ट वो आती हैं कि औषधि अपशिष्ट, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, साइटोटॉक्सिक्स, औषधियाँ जिसमें शीशे के साथ साइटोटॉक्सिक्स, औषधियों से संदूषित सभी मदें, प्लास्टिक्स, एम्पूल्स, गोलियां आदि शामिल होती हैं। आपको पता होगा कि जरूरी नहीं एक्सपायरी डेट्स की ही मेडिसिन हो, हमारे यहाँ पे क्या होता है, मेडिसिन को ऐसे भी बहुत सारी आपने मेडिसिन देखी होंगी कि यूज़फुल होती हैं लेकिन फिर भी फेंक देते हैं उनको, तो वो सारी चीज़ों को भी येलो बॉक्स में ही कलेक्ट करना है। अब इनका क्या करना है, गैर क्लोरीनीकृत पॉलीबैग्स में ही इनको कलेक्ट करना है। ओके, इसके बाद इनका आपको डिस्पोज इनको कैसे करना है, तो अवसित साइटोटॉक्सिक्स दवाइयों और साइटोटॉक्सिक्स दवाइयों में संदूषित दवाइयाँ जो हैं उनको, अगर वो लेस देन टेम्परेचर आपको दे रखा है इन्होंने 1200 डिग्री से कम टेम्परेचर तापमान पर, आप इनका इंसिनरेशन कीजिए, आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिया जाए। ठीक है,
अगर आप विद इन एक्सपायरी डेट, अगर आपकी एक्सपायरी डेट नहीं निकली है तो आप सबसे बेटर होगा कि आप उनको एक्सपायरी डेट वो जिससे आपने लिया था वहीं पे उनको रिटर्न कर दो, ठीक है। या फिर अगर आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, एक्सपायरी डेट निकल चुकी है उनकी, एक्सपायर हो गई है वो, तो फिर आप उनको इंसिनरेशंस कर दीजिए, ठीक है। जीव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा या परिसंकट में अपशिष्ट उपचार भंडारण और निपटान सुविधा को भी भेज दी जा सकती है, वही चीज़ें, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको इनका निपटान करना है। आपको टेम्परेचर रेंज दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको इनकैप्सुलेशंस करना है या फिर प्लाज्मा पायरोलिसिस, आप कुछ भी कर सकते हो। तो बेटर होता है प्लाज्मा पायरोलिसिस, बिकॉज प्लाज्मा पायरोलिसिस में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर जो होता है आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो प्लाज्मा पायरोलिसिस में, ओके। अन्य सभी अवशित दवाइयों या तो विनिर्माता को वापस भेज दी जाए या भस्म करके निपटान कर दिया जाना चाहिए इनका, लेकिन आपको इनको खुले में नहीं फेंकना चाहिए, बिकॉज ये साइटोटॉक्सिक्स होती हैं, इसमें आप लेड भी देख रहे हो और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो इट शुड बी डेंजरस फॉर एनिमल्स, दैट्स वाई इसको हमें अच्छे से इसका बेटर होता है कि आप इसका इंसिनरेशन करें, ठीक है। इससे एनर्जी भी मिलती है आपको, और क्योंकि आप सॉल्ट को फिर से, ये नहीं है कि आप सॉल्ट को रिकवर कर लो, ऐसा नहीं है कि हम वापस भेज दें तो वहाँ से सॉल्ट को दोबारा से वो सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाता है तो फिर उस पर कुछ डिग्रेडेशंस हो जाती हैं, तो उस सॉल्ट से ज़रूरी नहीं है कि हमने लेड से अगर कोई टैबलेट बनाई है तो बाद में उसको हम फिर से अगर एक्सपायरी के बाद भी उससे लेड निकाल लें, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें लोग क्या करते हैं, उसका इंसिनरेशन ही करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो रासायनिक अपशिष्ट आ सकते हैं, केमिकल्स आपके, ओके। तो केमिकल्स में क्या होता है, क्या आ सकते हैं आपके, जीव विज्ञान संबंधी मदों के उत्पादन में उपयोग में लाए जाने वाले व्यक्त विसंक्रामकों के लिए उपयोग में लाए गए रसायन। आपको पता होगा सैनिटाइजर्स, जो भी हम विसंक्रामक के रूप में सैनिटाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं सैनिटाइजेशन के लिए, तो वो सारे भी आपको, उन सबको भी अगर आपको फेंकना है, उनके कंटेनर्स को अगर आपको फेंकना है, तो वो भी सब आपको पॉलीबैग्स में, येलो कलर के पॉलीबैग्स में कवर करके ही आपको फेंकना है। तो गैर क्लोरीनकृत पीले रंग के प्लास्टिक बैग्स में आप इनको कलेक्ट कीजिए। परिसंकट में अपशिष्ट उपचार इनका आप करिए, ठीक है। हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आप इनको डिस्पोज कीजिए। भंडारण और निपटान सुविधा में भस्मीकरण या प्लाज्मा पायरोलिसिस यानी कि इंसिनरेशन या फिर प्लाज्मा पायरोलिसिस या इनकैप्सुलेशन द्वारा आप इनका निपटान कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी रासायनिक द्रव अपशिष्ट की, ठीक है। तो वही है, इसमें भी जीव विज्ञान संबंधी मदों के उत्पादन या अतिक्रांत विसंक्रामकों के लिए उपयोग में लाए जाने के कारण द्रव अपशिष्ट सिल्वर एक्सरे फिल्म्स भी विकसित करने वाला द्रव। आपको पता होगा कि एक्सरेज में के लिए भी तो एक लिक्विड लगाया जाता है ना उस पर, तो वो भी यूज हो रहा है इसमें। निष्प्रयोजन फॉर्मेलिन्स, संक्रमित स्त्राव, एस्पायरेटेड शरीर द्रव, प्रयोगशाला फर्श की सफाई वगैरह में जो भी यूज होते हैं आपके केमिकल्स, ठीक है। तो वो सारे लाइक लाइजोल वगैरह, तो वो सारे भी आपको क्या करना है, उनको भी पॉलीबैग्स में कलेक्ट कीजिए। बहिस्त्राव शोधन प्रणाली से जाने वाली अलग संग्रहण प्रणाली में आप इनको कलेक्ट कीजिए, ओके। रिकवरी के बाद रासायनिक द्रव अपशिष्ट को अन्य जल में मिश्रित होने से पहले पूर्व उपचारित किया जाएगा और फिर उनका निस्तारण किया जाएगा। अब इसमें क्या कर रहे हो आप, अगर आपका एफ्लुएंट भी निकल रहा है ना, तो उसको भी तो आप एटलीस्ट प्यूरिफाई कीजिए थोड़ा। तो जो एफ्लुएंट निकलता है उसमें भी केमिकल होता है, तो आप उसको भी प्यूरिफाई करते हैं, ओके। नेक्स्ट, रक्त अथवा शारीरिक द्रव से संदूषित फेंके गए लिनन या बिस्तर, ओके। तो जो भी आपके मतलब सर्जरी वगैरह होती है, तो उसमें चूंकि ब्लड वगैरह लग जाते हैं कपड़ों पर, तो उन सबको भी आपको क्या करना होता है, गैर क्लोरीनीकृत पॉली बैग्स में, प्लास्टिक बैग्स में, ठीक है। तो येलो कलर का ही प्लास्टिक बैग्स में आपको कलेक्ट करना है, बिकॉज ये एक इंडिकेशंस बन जाती है कि अगर येलो कलर का पॉली बैग्स यूज हो रहा है और वो बायोमेडिकल बेस्ड से है, तो आप समझ सकते हो कि उसमें क्या चीज़ होगी अंदर, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि अनवांटेड चेकिंग भी हमें करनी पड़े, उससे भी हमारा बचता है, और सेग्रीगेशन तो इजी होती है। तो दैट्स वाई एक कलर कोड दिया हुआ है कि आप इस कलर कोड में इसी चीज को कलेक्ट करोगे, ओके। तो अब इसका निपटान कैसे करना होता है, गैर क्लोरीनीकृत रासायनिक विसंक्रमण के बाद आप इंसिनरेशन, प्लाज्मा पायरोलिसिस या फिर एनर्जी रिकवरी किसी भी तरीके से कर सकते हो इस टेक्निक से, ओके। उपयुक्त सुविधाओं की अनुपस्थिति में आप इसकी श्रेडिंग कर सकते हो या फिर म्यूटिलेशंस, स्टरलाइजेशन या श्रेडिंग का मिश्रण उपचारित अपशिष्ट को ऊर्जा प्राप्ति अथवा भस्मन
या प्लाज्मा पायरोसिस के लिए भेजा जा सकता है। अब अगर मैं बात करूं आपके जो स्टेलाइजेशंस हैं, तो उसमें क्या है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना है, बट आपकी उसमें आपको इंटरफिक्सिंग्स करनी रहती है, ठीक है। आप उसमें बहुत ज़्यादा उसको एक तरीके से रोलिंग करते रहते हो, जो आपका बेस्ट है ना, तो उसकी आप रोलिंग करते रहते हो, मिक्सिंग करते रहते हो आपके, इसको बोलते हैं हम स्टेरिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है, सूक्ष्म जैविकी, जैव प्रौद्योगिकी, अन्य क्लिनिकल प्रयोगशाला अपशिष्ट। इसमें क्या क्या आता है आपका, प्रयोगशाला संवर्धो, सूक्ष्म जीवों के संग्रह या नमूने, आपको पता ही होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी यूज होते हैं हमारे लैब्स में, ठीक है। सजीव या अनुकूल टीके, आज के टाइम पर टीकों का कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है, तो इसमें जो भी आपके टीके आते हैं तो वो उनको भी, चूंकि एक टाइम बाद टीके भी खराब हो जाते हैं, चाहे अगर हम बात करें कोविड के टीके की, तो कोविड के टीके की एक मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो टीके हैं ये टेम्परेचर पे ही सेट, आप इनको वेटर कह सकते हो, अगर उस टेम्परेचर से रेंज से अगर बाहर गए ये तो बेकार है, ठीक है। इनको एक मिनिमम टेम्परेचर पे ही आपको स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर सपोज दैट कि कुछ टीके आपने गलती से भी अगर बाहर रख दिए, कोल्ड स्टोरेज से अगर बाहर रख दिए, तो वो बेकार हैं, फिर यूजलेस हो जाते हैं, तो फिर उनका भी निपटान करना पड़ता है। तो उन सब के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उनके भी लिए भी आप पॉलीबैग्स में, येलो कलर के पॉलीबैग्स में आप उसको डिस्पोजिंग साइट तक भेजना होता है, ठीक है। पहले आपको पॉलीबैग्स में कवर करना पड़ेगा येलो कलर के, ठीक है। इसमें अब और क्या हो सकता है, अनुसंधान और औद्योगिक प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त मानवीय और पशु कोशिका संबंधों, जैविकों, अवशेष, जीव विषों संबंधों हेतु प्रयुक्त पात्रों और यंत्रों का उत्पादन। ओके, और इसका निपटारा आपको कैसे करना होता है, इसके बाद भस्मन के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गनिर्देशन सिद्धांतों के अनुसार स्थल पर गैर क्लोरीनीकृत रसायनों से पूर्व उपचारित अथवा स्टेरलाइज इनको किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए गाइडलाइंस दी हुई हैं। नेक्स्ट, अब दूसरा कलर कोड आ जाता है, तो इसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। मेनली आपको इसमें याद रखना है कि मेडिसिन आती हैं आपकी, जो ह्यूमन टिश्यूज होते हैं वो आते हैं, और आप इसमें कह सकते हो कि जो भी सैनिटाइजेशन के लिए या डिसइंफेक्शन के लिए जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, तो वो सारे इसमें आते हैं येलो कलर के बॉक्सेस में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटेगरी की, तो आपका आता है रेड कलर, ठीक है। रेड कलर पॉलीबैग्स में आपको क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है, तो रेड कलर पॉलीबैग्स की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको बेसिकली रिसाइकलिंग जिसकी हो सकती है वो सारी चीज़ें आपको इसमें कलेक्ट करनी होती है रेड कलर के बॉक्स में, ठीक है। तो इसमें क्या आता है आपका, संदूषित अपशिष्ट जो पुनर्चक्रण योग्य हों, ठीक है। मतलब जो कंटेमिनेटेड तो है, बट वो आपका रिसाइकलिंग हो सकती है उसकी, तो वो आता है आपके रेड कलर के बॉक्स पॉलीबैग्स में आपको कलेक्ट करना होता है। अब इसमें क्या होता है, ट्यूबिंग्स हो सकती हैं, बोतल हो सकती हैं, लाइक आपने सुना होगा ना कि ग्लूकोज की बोतल्स होती हैं, वो इसमें आ सकती हैं, ट्यूबिंग्स आ सकती हैं, इंट्रावीन्स ट्यूब आ सकती हैं, और कैथेटर्स आ सकते हैं, या फिर इसमें यूरिन ट्यूब्स आ सकती हैं, सिरिंज आ सकती हैं, बिना सुई वाला और सुई लगी सिरिंज के साथ दोनों ही आ सकते हैं आपके, जिनकी सुई कटी हो वो आ सकते हैं, ग्लव्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपके आती हैं इसमें, क्योंकि इनकी रिसाइकलिंग हो सकती है, ठीक है। तो इन सबको आपको कैसे करना है, एक रेड कलर की पॉलीबैग्स लीजिए, गैर क्लोरीनीकृत प्लास्टिक्स पॉलीबैग्स ले लीजिए आप, और उसमें स्टोर करके आप इनको डिस्पोजिंग साइट तक भेज सकते हो, जहाँ पे इनका मैनेज करना है, इनको वेस्ट को मैनेज करना है, इस वेस्ट को। ओके, ठीक है। तो अब इसकी निपटान कैसे करना है, इसका मैनेजमेंट किस टाइप से करना है, तो इसके लिए भी आप ऑटोक्लेविंग कीजिए, ठीक है। आपको हाई टेम्परेचर पर आप इनको फिर से रिसाइकिल करने की कोशिश कीजिए, या माइक्रोवेविंग के थ्रू आप इसको कर सकते हो, माइक्रोवेविंग या हाइड्रोक्लेविंग के थ्रू इसको आप कर सकते हो, इसके शेडिंग कर सकते हो, म्यूचुअलाइजेशन कर सकते हो। ओके, रजिस्ट्रीकृत या प्राधिकृत पुनर्चक्रण को, या फिर एनर्जी रिकवरी के लिए, या प्लास्टिक, डीजल या ईंधन, तेल या सड़क बनाने के लिए जो भी संभव हो भेजा जाए, और प्लास्टिक अपशिष्ट भू भरण स्थलों पर इनको नहीं भेजना चाहिए। ओके, बिकॉज ये कंटेमिनेटेड है, इसलिए इसको आप नॉर्मल प्लास्टिक्स के साथ आप इसके निपटान के लिए इसको नहीं भेज सकते हो, बिकॉज ये कंटेमिनेटेड है, ठीक है। ऑल्दो हमने इसको डिसइंफेक्टेंट किया है, बट चूंकि ये हजार्डियस कैटेगरी से आया है, इसलिए हम इसको नॉर्मल प्लास्टिक के साथ हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा रेड कलर के बॉक्सेस में क्या आता है। मेनली आप इसको रिसाइकलिंग जो भी हो सकती है जिन प्रोडक्ट्स की, तो उसमें उसको हम रेड कलर के पॉलीबैग्स में कलेक्ट करते हैं जो आ रहा है आपके हजार्डियस बेस्ड साइट से। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट कैटेगरी में हमको क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी होती हैं हमारे पास, जो आप नुकीले जो भी आपके एपरेटस होते हैं, ठीक है, तो उन सबको हमें ट्रांसपेरेंट में कलेक्ट करना होता है। बिकॉज ट्रांसपेरेंट में हमें मेन कलेक्ट करने का उनके पीछे पर्पस ये है कि ट्रांसपेरेंट है तो हमें दिखता रहेगा कि इसके अंदर ये चीज़ है। लाइक आपका कांच हो सकता है तो हमें दिखता रहेगा कि इसके अंदर कांच है, तो हम उसको टच नहीं करेंगे। ठीक है, अगर सपोज दैट आपने पॉलीबैग्स में कलेक्ट कर लिया, चाहे येलो कलर पॉलीबैग्स हो, चाहे ब्लू हो या फिर रेड हो, तो हमें तो नहीं पता ना इसके अंदर निकुली चीज़ है, हम उसको पकड़ सकते हैं तो फिर वो हमें लग सकता है। दैट्स वाई इसको हम ट्रांसपेरेंट पॉलीबैग्स में कलेक्ट करते हैं या फिर प्लास्टिक बैग्स में कलेक्ट करते हैं इसको। दैट्स वाई कि हमें पता रहे कि इसके अंदर क्या चीज़ है। ओके, तो इसमें हम क्या चीज़ें कलेक्ट करते हैं, सिरिंज स्पेशली, और सुई की नोक के कटर, ओके, जिससे कटरिंग करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आप जब ब्लड टेस्टिंग कराते हो ना, तो एक प्लेट्स आती हैं, ठीक है, डिस्क आती हैं जिस पे ब्लड टेस्टिंग के लिए आप रखते हो और फिर उसको देखते हो माइक्रोस्कोप से। तो वो सारे जो स्लाइड्स आती हैं तो वो भी इसी में कलेक्ट की जाती हैं। ठीक है, ब्लेड या कोई अन्य संदूषित नोकदार वस्तु जो बेधन और कर्तन का कारण बन सकती है, ठीक है, इसमें मतलब जिससे आपको कट लग सकता है, वो सारी चीज़ें निकली चीज़ें इसी में कलेक्ट की जाती हैं। इसमें प्रयुक्त निष्प्रयोजन और संदूषित नोकदार धातु की वस्तुएं शामिल होती हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ट्रांसपेरेंट में क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो इसको क्या करते हैं, पंक्चर प्रूफ, लीप प्रूफ, टेम्पर प्रूफ आधान में आप इसको कलेक्ट करते हो, ठीक है, ताकि आप ये किसी को लगे ना, जो इसकी हैंडलिंग कर रहा है उसको नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इसको इस टाइप से कलेक्ट करना चाहिए कि इसकी जहां तक हैंडलिंग होनी है वहां तक जिस जो इसको लेके जा रहा है तो वो सेफ्टी लेके जाए सेफली। अब इसका आपको मैनेज कैसे करना है, इसका डिस्पोज इसको कैसे करना है, तो ऑटो क्लिपिंग करिए आप इसकी, ठीक है, शुष्क अथवा विसंक्रमण, उसके पश्चात धातु के कंटेनर या सीमेंट कंक्रीट में श्रेडिंग या म्यूचुअलाइजेशन या फिर इनकैप्सुलेशन कीजिए आप इसकी। श्रेडिंग कम ऑटो क्लिपिंग का संयोजन और अंतिम निपटान के लिए लोहे की संधानशालाओं जिनके पास राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के प्रचालन की सहमति है, इसमें के द्वारा या फिर स्वच्छता भू भरण स्थलों या नामोदिष्ट कंक्रीट अपशिष्ट शार्प पिट के लिए भेज दिया जा सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, लास्ट हमारा कलर कोड बचता है, तो वो है हमारा ब्लू कलर कोड। ओके, इसकी बात लास्ट हमारा बचता है, तो उसको ब्लू कलर कोड को हम देख लेते हैं। अगर ब्लू कलर कोड की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे कांच के बर्तन। ओके, टूटा हुआ दूषित कांच जिसमें दवाई की शीशियां या सैंपल्स शामिल हैं, परंतु इसमें साइटोटॉक्सिक्स अपशिष्ट से संदूषित वस्तुएं शामिल नहीं की जाती हैं। ओके, कंटामिनेटेड जो हैं साइटोटॉक्सिक्स हैं तो वो हम इसमें नहीं करते हैं। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं कि जो आपके बॉटल्स वगैरह हैं, ठीक है, कांच की, तो वो आपने स्पेशली देखा होगा कि लैब्स वगैरह में हम कांच की बोतलें ही यूज़ करते हैं, तो वो सारी जो ब्रोकन आपका लेड होता है तो वो इसी में कलेक्ट किया जाता है ब्लू कलर बॉक्सेस में। ब्लू रंग की मार्किंग वाले गत्ते के बॉक्स में आप इसको कलेक्ट कर लीजिए। अब इनको क्या करते हैं आप, सबसे पहले आपको इनको डिसइंफेक्टेंट करना है, तो वो आप डिटर्जेंट या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड के माध्यम से आप कर सकते हो। सोडियम हाइपोक्लोराइड स्पेशली यूज़ किया जाता है, आपको शायद पता होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्शन के लिए। ओके, तो शोधन के साथ साफ करने के बाद डुबाकर धुलाई किया गया कांच या अपशिष्ट या ऑटो क्लिपिंग या माइक्रो बेबिंग या फिर हाइड्रो क्लिपिंग के जरिए उसके पुनर्चक्रण के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट, आप इसमें धातु की बॉडी वाले इम्प्लांट को भी इसी में रखते हो, जो आपको पता होगा कि जो आर्टिफिशियल बोन्स वगैरह लगते हैं ना, तो इम्प्लांट्स जो किए जाते हैं आर्टिफिशियल्स, तो उन सब में जो सपोज दैट एक आर्टिफिशियल लग रहा था, ठीक है, अब वो उनका किसी वजह से खराब हो गया तो दोबारा से वो लगवाने आए, तो जो पहला बचा, ठीक है, जो बेस्ड था वो इम्प्लांट्स जो हैं, तो उनको भी आप ब्लू कलर के बॉक्सेस में ही कलेक्ट करते हो। इसके बाद आप इसको ऑथराइजेशन के अकॉर्डिंग आप इसका मैनेजमेंट कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो इसको। ओके, तो आई होप ये चारों कलर कोड आपको समझ में आ गए होंगे कि इस कलर कोड में आपको क्या करना है। इस तरीके से आप एक बेटर सेग्रीगेशन कर सकते हो बायोमेडिकल बेस्ड की, जो कि हमारा हजार्डियस भी है, इन्फेक्टेंट है बिकॉज वो, ठीक है, टॉक्सिक है, वो
उसमें बहुत सारी टॉक्सिसिटी है, चाहे वो लेड की हो या फिर किसी और चीज़ की हो। तो इस वजह से आप उसके जो हैंडलिंग है वो इजीली कर सकते हो, आप उसके कंटामिनेशन से बच सकते हो, और आपके उसका जो इम्पैक्ट होने वाला है, अगर आप उसको खुले में छोड़ दोगे तो जो वो इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है, आसपास के लोगों पर, तो वो आप उसको डिक्रीज कर सकते हो। दैट्स वाई हम इसकी एक बेटर वे में इसकी सेग्रीगेशंस करते हैं। एक पर्टिकुलर हमारे पास कलर कोड है कि हमको इसका सेग्रीगेशंस इसी टाइप से करना है। ओके, लेकिन नेग्लिजेंसी तो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो उस वजह से आप इसके सेग्रीगेशंस को उतने अच्छे से नहीं देखते हो। अदरवाइज एक आपके पास पूरा प्री प्लान स्ट्रक्चर होता है कि आपको इसको किस तरीके से बेस्ट को मैनेज करना है, बायोमेडिकल बेस्ट को, बिकॉज बायोमेडिकल बेस्ट इज टू डेंजरस। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस बेस्ट को यहाँ पे किस तरीके से आपको डिस्पोज करना है। अब ये क्या कह रहे हैं कि गहरा दबाकर निपटान करने की अनुमति केवल ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ही होती है, जहाँ पर आपको टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं है। लेकिन चूंकि हॉस्पिटल्स तो हर जगह होते हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको परमिशन है कि आप उनको गहरे गड्ढे में दबा दीजिए। अदरवाइज आप इनकी सेग्रीगेशंस कीजिए, सेग्रीगेशंस कर लीजिए, और उसके बाद इंसिनरेशंस, प्लाज्मा पायरोलिसिस या फिर क्लेबिंग्स कर सकते हैं। मतलब करनी होती है, कर नहीं सकते, करनी होती है, ठीक है। तो अगर आप सुदूरवर्ती क्षेत्रों से हैं तो वहां पर आप गहरा गड्ढा खोद के दबा सकते हैं, जहां साज जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार की सुविधा सुलभ नहीं है, ठीक है, जहां पर आपको बायोमेडिकल बेस्ड को मैनेज करने की टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर गड्ढा खोद के ही आप करोगे डिस्पोज। ऐसा विहित प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके और अनुसूची 2 में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर परमिशंस मिलती है तभी आप ऐसा काम भी कर सकते हो। गहरा दबाने की सुविधा समय समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उपबंधों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अव्यवस्थित की जाएगी, ठीक है। एक जगह जहाँ पे आप कर रहे हो तो वहां से फिर दूसरी जगह करी जाएगी कुछ टाइम बाद, बिकॉज कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंग्रेडिएंट्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है। वहाँ से आप उसका जो एक्वाकल्चर है तो वो बिगड़ जाता है, वहाँ पे कुछ इंटॉक्सिफिकेशंस गैसेस प्रोड्यूस होने लगती हैं, ठीक है। तो उस वजह से हम कुछ टाइम बाद साइट को ट्रांसफ़र कर देते हैं कि आप दूसरी साइट पे आप अब इसकी जो भी आपको लैंड फिलिंग करनी है आप दूसरी साइट पर करिए। ऐसे जैविक कचरों के उचित निपटान हेतु जन सामान्य को सचेत रहने की आवश्यकता है, ताकि जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हानिकारक प्रभावों से बचा जा सके। इस संबंध में किसी भी सूचना एवं जानकारी के लिए पार्षद से संपर्क किया जा सकता है। बिहार राज्य में स्थित निम्नलिखित सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केंद्रों के द्वारा जनित जीव चिकित्सा अपशिष्टों का उचित उपचार एवं निपटान किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बिहार में कुछ बायोमेडिकल बेस्ड के सेग्रीगेशंस के लिए एंड उनके मैनेजमेंट के लिए कुछ आपके सेंटर बनाए गए हैं। तो वो कौन से सेंटर हैं, ठीक है, तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशली 3 नाम काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें, जो बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट की आपको सुविधा फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने, तो आप सबसे पहले संपर्क कर सकते हो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखुपुरा पटना में। ओके, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में आप यहाँ पे इसको संपर्क कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बेस्ड जो मैनेज होता है तो वो कहाँ कहाँ का बेस्ड मैनेजमेंट होता है, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका है सिनर्जी बेस्ड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा विश्वविद्यालय अस्पताल भागलपुर। ओके, दूसरा ये है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट्स आप देख सकते हो, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखुपुरा, बांका, भागलपुर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार, अररिया, किशनगंज एंड पुरिया। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा लास्ट है मेडिकेयर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये आपका कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। तो आप तीनों को इनके नाम याद रखने, आपको मतलब आपको इन तीनों के ही नाम याद रखने। प्लीज़ मेक श्योर कि आपको इनके तीनों के नाम पता होने चाहिए, ओके, बिकॉज ये ऑथराइज्ड है सेंटर जहाँ पे आपका बायोमेडिकल बेस को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, और ये सेंटर इन्होंने बनाए हुए हैं। तो आप इन तीनों को याद रखिए। आप इसके डिस्ट्रिक्ट्स भी कवर कर सकते हो कि इनके डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ये कवर करते हैं, ठीक है। तो मुझे इसके बार बार नाम बताने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको अभी तक जो मैंने बायोमेडिकल बेस्ड की कलर कोड आपको बताया या फिर जो रूल्स हैं तो वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल के पे भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको जो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।
नेक्स्ट, फाइन मैंने आपको इसका बता ही दिया है, ठीक है। फाइन सभी का सेम है, तो अगर आप ए का याद रखते हो तो आपको सभी का फाइन याद हो जाएगा कि इसमें क्या आपके ऊपर क्या फाइन लग सकता है, क्या आपके पेनल्टी लग सकती है। तो आई होप आपको वो सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए, तीनों सेंटेंस आप याद कर लीजिए। और आई होप ये बायोमेडिकल बेस्ड रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये तो टैगलाइन ही है, ठीक है। तो ये आप एक कोट देख सकते हो, अस्पताल कचरों का करे सही निपटान, दूर हो संक्रमण, स्वच्छ रहे शहर तमाम। ओके, तो चूंकि हजार्डियस है तो इसको आपको अच्छे से मैनेज करना चाहिए। आई होप आपको बायोमेडिकल बेस्ड रूल्स गाइडलाइंस गवर्नमेंट की जो भी हैं 2016 के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे, आप फिर से मैं कह रहा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी कर सकते हैं, आप किसी से, अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो चैनल को, तो आपको बेनिफिशियल होगा। एंड वन मोर थिंग्स मैं आपको बता दूं फिर से, तो प्लीज़ आप करंट अफेयर पर जरूर ध्यान दीजिए, बिकॉज करंट अफेयर का पेपर होने वाला है आपका फर्स्ट, और उसमें करंट अफेयर का बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला है। करंट अफेयर जितना आपका स्ट्रांग होगा तो आप उतना अच्छा स्कोर कर सकते हो, मेरिट में आप उतना अच्छा स्कोर कर सकते हो, बिकॉज आपको मेरिट ही क्लियर करनी है, कट ऑफ से आपको ऊपर रहना है। तो प्लीज़ आप करंट अफेयर जरूर करिए, डेली बेसिस पे करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप मंथली करते हो तो आप मंथली या फिर आप ईयरली करते हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी आपके लिए। थैंक यू।